नमस्कार साथियों, मैं लव रागी आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत ज्यादा कौटिल एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम में। जल्दी सारे लोग ऐड हो जाइए ताकि आज के सेशंस को, आज की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आप बहुत सारे लोग, सभी लोग सुरक्षित होंगे, अपना भी ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों को भी ध्यान रख रहे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में अपन लोग बात कर रहे थे भूगोल और भूगोल की अवधारणा के बारे में। भूगोल की अवधारणा के बारे में हम कुछ इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि भूगोल मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का संबंध, पृथ्वी के सारे तत्व, परंतु उसका मानव के साथ संबंध कब बनकर सामने निकल कर आता है, उस बारे में जानकारी चल रही थी। अच्छा, पहले एक टॉपिक के नाम बता देता हूं कि आज अपन ने किन किन चर्चाओं पे, किन किन चीजों पर चर्चाएं करी थी। सबसे पहले दिन अपन ने बात करी थी भूगोल के परिचय के बारे में कि भूगोल का आशय, भूगोल का अर्थ क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़े। फिर कल अपन ने बात करी थी भूगोल की अवधारणा के बारे में। इस भूगोल की अवधारणा को आज अपन कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आज बात करेंगे भूगोल के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी माना जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले भूगोल का परिचय, फिर अवधारणा, फिर प्रकार। तो इतनी क्लासों में अपने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और कल अपने कोर टॉपिक जैसे होते हैं अक्षांश और देशांतर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो स्टार्ट हो जाएंगे। भूगोल मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के सारे तत्व जो अंदर पाए जा रहे हैं, जैविक और अजैविक, वो सारे पृथ्वी के तत्व ही माने जाते हैं। उनका प्राचीन काल में संबंध बताने के लिए मैंने आपको 3-4 अवधारणाओं के बारे में बताया था। एक अवधारणा थी प्रकृति पूजक समाज की। प्रकृति का मतलब क्या? वही प्रकृति के तत्व, पृथ्वी के तत्व जिसमें जीव जंतु आते हैं, जिसमें पादप वनस्पति आते हैं और कई सारी चीजें आती हैं। हमारा समाज उस समय क्या करता था? इन सभी की पूजा करता था। एग्जाम्पल के लिए हम तुलसी जी में जल चढ़ा रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, गंगा को मां मान रहे हैं। गंगा नदी है फिर भी मां मान रहे हैं। मतलब ऐसा समाज जो पूजा कर रहा था प्राचीन काल में। मतलब मानव का इस समय पर संबंध कितना था? बहुत शानदार, बहुत अंतर संबंध और सामंजस्य पूर्ण था, बहुत अच्छा था, रक्षा हो रही थी। फिर प्रकृति के मानवीकरण की अवधारणा बताई मैंने कि जब भी मानव किसी भी प्रकृति के अन्य तत्वों को, भले वो जानवर हो, भले वो नदी हो, भले वो पादप हो, अगर उसको मानव के रूप में देखने लग जाए, एग्जाम्पल के लिए भैया पत्थर ही है, अगर आप उसको भगवान के रूप में देखने लग जाएं, सूर्य चंद्रमा है तो अपन उसको मानव के रूप में देखने लग जाए। चलिए, तो धार्मिक वाली बात हो गई, परंतु आप लोग भी चांद में किसी और का चेहरा देख लेते हो ना, तो चांद मतलब एक आकाशीय पिंड, वो सुन नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, अजैविक घटक है, परंतु फिर भी किसी का चेहरा आपको दिख रहा है। अरे 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 देखो, ये तो उसकी तरह दिख रहा है, फलाने की तरह दिख रहा है, अरे मत देखो, इधर पढ़ाई कर लो। मतलब अपन ने क्या कर दिया? प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। प्रकृति तत्व को हम मानव के रूप में देखने लग गए। ये सारी की सारी चीज प्राचीन काल में थी। कहने का मतलब यह है कि भूगोल की अवधारणा प्राचीन काल में मानव के साथ बहुत हंसी खुशी वाली थी, सामंजस्यपूर्ण थी। कोई दरार, कोई मतभेद यहां पर नहीं थे। उदाहरण के लिए अगर आपने जनजातियों का नाम सुना होगा, कई सारे समुदायों का नाम सुना होगा, वो अपने जितने भी जानवर लोग हैं, जंतु जानवर लोग हैं, उनको बहुत बहुत रक्षा करते हैं, उनको बहुत मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान, आपने द ग्रेट भाई हुड़ हुड़ दबंग वाले सलमान खान ने जब हिरण का शिकार किया, शिकार क्या किया, जब मार दिया, मारा कि नहीं मारा जैसा भी मामला है, तो एक समाज को राजस्थान में बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ, जिनको बहुत बुरा लगा। वो राजस्थान का बिश्नोई समाज है, क्योंकि बिश्नोई समाज के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुनिएगा। ये बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो अपने बच्चों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं करता। ऐसा कहा जाता है बिश्नोई समाज की महिलाओं के लिए कि अगर बिश्नोई समाज की महिला के पास में खाना सीमित है और अगर 2 लोग भूखे हो, एक उसका खुद का बच्चा भूखा हो और गाय का बछड़ा भूखा हो, तो ये महिला अपने दूध का पान अपने खुद के बच्चे को बाद में करवाएगी। पहले किसको करवाएगी भैया? गाय के बछड़े को। मतलब इतना ज्यादा मात्रा में उन्होंने आत्मसात कर लिया है प्रकृति को, इतना खतरनाक लेवल पे मानवीकरण हो चुका है कि अब उसको गाय के बछड़े में और खुद के बच्चे में कोई अंतर नहीं लगता। अब उसको लगता है कि दोनों मेरे ही बच्चे हैं। समझ पा रहे बात को? बहुत अच्छी बात है ये। मतलब प्राचीन काल में भूगोल की अवधारणा बहुत मैत्रीपूर्ण थी, हमें कोई परेशानी नहीं आई थी। इसलिए इस समय पर आपको जलवायु परिवर्तन, इसलिए इस समय पर समझना बड़ा सा कॉन्सेप्ट है पर्यावरण का, जो आप पढ़ रहे हो ना, पेरिस क्लाइमेट डील। अभी COP26 आपके सामने निकल गया है, ग्लासगो में हुआ है। कहां पर हुआ है भैया? COP26। ये COP का मतलब होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पूरा विश्व एक कन्वेंशन कर रहा है उसको अपन बोलते हैं UNFCCC। अगर आपको पता होगा कि वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अगर नहीं पता तो अपन क्लास में बात करेंगे। इसकी जो कन्वेंशन लगातार मात्रा में होते हैं उसको बोलते हैं COP। कौन बता सकता है COP? कॉप का मतलब क्या होता है? कॉप मतलब पुलिस नहीं होगा। कॉप का मतलब क्या है? कॉप का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COP? कॉप, जैसे आपने सुना होगा COP 1, COP 14, COP 26 अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। कहां पर? ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहां पर? ये क्वेश्चन बाद में पूछो, कहां पर हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है? कहां पर हुआ तब छोड़ दीजिए, इसका फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या फुल फॉर्म है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मतलब जिन जिन लोगों ने इस UNFCCC के नामक समझौते या संधि पर हस्ताक्षर करे, जो इसके सदस्य बन गए, वो लगातार मात्रा में क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। उसी चर्चा की जो बैठक होती है उसको बोलते हैं COP। कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन ऑफ पार्टीज, जो लोग सम्मिलित है। ठीक है, तो पॉइंट मेरा यह है कि भैया ये जो कॉप है ये UNFCCC के समझौते हैं। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि आप मध्य प्रदेश में पढ़ रहे थे कि फायान को नहीं पता था कि मालवा की जलवायु बहुत समकारी जलवायु, उसने बोला था मालवा की जलवायु कैसी है? सम जलवायु। सम जलवायु मतलब ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंड पड़ती है, मतलब किसी को भी रहना तो वो यहां पर आकर रह सकता है। विकट परिस्थितियां नहीं है, ना बहुत ठंड लग रही है और बहुत गर्मी लग रही है। परंतु फायान को ये नहीं पता था कि जलवायु परिवर्तन होगा। तो फायान के समय पर, प्राचीन काल में या पुराने समय में ऐसा क्या नहीं हो रहा था कि भैया जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है, हाहाकार नहीं मच रही है, ये कोप जैसे समझौते नहीं हो रहे हैं? कारण है ये वाला भैया, प्राचीन काल में हमने प्रकृति को अपना समाज का हिस्सा मान लिया, मानव का हिस्सा मान लिया। अगर हिस्सा मानेंगे तो उनका नुकसान नहीं करेंगे, उनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, पृथ्वी को भी समान रूप से वरीयता देंगे, तो भैया पृथ्वी अगर बची रहेगी तो भूगोल भी बची रहेगी। समझ पा रहे हो बात को? परंतु यही चीज शिफ्ट हो जाती है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यही चीज शिफ्ट हो जाती है मध्यकाल में। उल्टा हो गया मामला। एक आदमी जो जाग रहा था फिर सो जाता है मध्यकाल में। क्यों? क्योंकि मध्यकाल में जिस तंत्र का प्रभाव पड़ा, मैंने कहा था कौन सा तंत्र था वो? धर्मतंत्र। और जहां जहां धर्मतंत्र आएगा वहां पर बनेगा अलौकिकवाद। अलौकिकवाद मतलब दुनिया सब फालतू है, सब फालतू है। क्या सही है? स्वर्ग सही है, नरक सही है, ये जन्नत सही है, जहन्नुम सही है। अलौकिक, इस लोक में मामला नहीं है, अलौकिक। सबके सब लगे पड़े हैं स्वर्ग नरक में अपने सीट बुक करने के लिए। अगर स्वर्ग नरक में लगे होंगे तो यहां पर जो सामने पृथ्वी दिख रही है, क्या इसके बारे में किसी के दिमाग में चर्चा होगी? क्या बोलेंगे? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कोई तारा दिखा, तारा, सूर्य एक तारा है, क्या बोलेंगे? मिथ्या। क्या बोलेंगे? पर्वत, हिमालय पर्वत कैसे बना? अरे सब का सब मिथ्या। नदी निकल रही है, नदी क्या? सब का सब मिथ्या। अगर सारी चीज को ही मिथ्या मान लिया जाए तो क्या इनके अध्ययन की बात होगी? क्या कोई ये सोचेगा कि पृथ्वी कैसे बनी, तारा कैसे बनता है, पर्वत कैसे बना, पर्वत का महत्व क्या है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये वलित पर्वत क्या होता है? जैसे कि एक पर्वत होता है जिसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत मतलब क्या होता है? एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? नहीं पता चलेगा भैया, क्योंकि पहले ही मान लिया कि तुम मिथ्या हो। समझ पा रहे हो बात को? अगर मिथ्या मान लोगे तो मध्यकाल में भैया भूगोल की अवधारणा पर लगा गया क्वेश्चन मार्क, ताला, सब कुछ बंद हो गए। परंतु फिर समाज हमेशा के लिए सोएगा तो नहीं। समझना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतु, जब जब ये काम करना होता है तो भगवान किसी प्रकृति का आदमी को भेज देती है। उसने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था कॉपरनिकस। इस कॉपरनिकस के बारे में बताने के लिए मैंने कहा था ये कॉपरनिकस भैया पहले के समय पर क्या था? बहुत खतरनाक मात्रा में ईसाई धर्म का समर्थक करता था और इसकी बाइबल जो पुस्तिका थी, बाइबल को बहुत ये सर्वोपरि मानता था। बाइबल में एक सिद्धांत लिखा हुआ है, उस सिद्धांत का नाम था भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत का मतलब क्या? कि ऐसी अवधारणा जहां पर केंद्र में कौन होगी? भू मतलब पृथ्वी होगी और बाकी सारे के सारे ग्रह किसकी परिक्रमा लगा रहे होंगे? पृथ्वी के परिक्रमा लगा रहे होंगे। परंतु इस बात को सिद्ध करने के लिए इसने बहुत परीक्षण करे और ये पूरा का पूरा सिद्धांत क्या निकल गया? गलत साबित हो गया और एक नया सिद्धांत सामने निकल गया। इसको नई चीज पता चली, उस नए सिद्धांत का नाम है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कौन सिद्धांत भैया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत मतलब क्या होता है? ऐसा सिद्धांत जहां पर सन केंद्र में हो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल किसकी परिक्रमा लगा रही होंगी? सूर्य की परिक्रमा लगा रही होंगे। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हो गया। ये सही था और पुराना वाला गलत था। इसको लगा बहुत खतरनाक मात्रा में शौक। अरे शौक तो लगता है ना यार,
कैसा लगता है कि मतलब आप किसे भरोसा कर रहे थे यार, ये डॉली डॉली इतनी अच्छी, कभी धोखा नहीं देगी, दे दिया धोखा, अब क्या करोगे, अब रो रहे बैठे बैठे, शौक लगेगा, आदमी को देखने का मन नहीं करेगा, भारी निकले, खाना वाना नहीं खाएगा। सेम जैसे वो डॉली के लिए शौक लगता है किसी को, इसको शौक लगा अपने धर्म और धर्म की पुस्तकिका के ऊपर कि भैया जो पुस्तक में लिखा है मतलब वो सारी चीज सही नहीं होगी। जब यही बात गलत बता रहे हैं तो बाकी जो हमको बताया होगा क्या वो सही है? कि पृथ्वी कैसे बनी, कि एक देवता है, एक वो कौन आया, एंजल आई, एंजल ने हंस दिया तो पृथ्वी बन गई, न फूल खिल गए। अरे फालतू बातें। इससे बोला कि अब मैं अध्ययन करूंगा। समझना, जो शब्द मैंने कल बताया था इस शब्द का मतलब आप समझ पा रहे होगे। पुनर्जागरण का मतलब केवल जागने और सोने से नहीं था। पुनर्जागरण का मतलब था कि चिंतक या बुद्धि के स्तर पर या चेतना के स्तर पर या मानसिक विचारों के स्तर पर जागना होता है पुनर्जागरण। तो अब ये कोपरनिकस आदमी जागेगा नहीं जागेगा? अभी तो सो रहा था, अभी सो रहा था। जो तुम बोलोगे, जो बाइबल बोलेगी, जो पोप बोलेगा, जो धर्म के लोग बोलेंगे वो सही है, मैं मान लूंगा, आंख बंद करके मान लूंगा। मगर अब ये अपना दिमाग खुद लगाएगा। क्यों लगाएगा? कि अब इसको पता चल गया कि ये सारी बात तो सही होगी नहीं, तो अब ये किसी और की बात नहीं मानेगा। अब ये आस्था पर विश्वास ना करते हुए अब किसकी बात करेगा? ये तर्क और विज्ञान की बात करेगा। विज्ञान से खुद खोज करेगा और तर्क और विज्ञान पर बल देना ही तो भैया क्या होता है? पुनर्जागरण। तो कोपरनिकस ने पुनर्जागरण की एक यहां पर छवि देख सकते हैं। और अब इसके बाद में जितने भी वैज्ञानिक आएंगे, अब वो ये सारे लोग मानेंगे नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे कि किसी ने बोल दिया कि पृथ्वी कैसे बनी। अब ये खुद बताएंगे कि भैया सूर्य कैसे बना, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पर बने पर्वत क्या होते हैं, पर्वतों का महत्व क्या होता है। अब सारी चीजों का अध्ययन करना चालू हुआ। और बताओ भैया, पहले दिन क्या बताया था आपको? जियोग्राफी। जियो मतलब होता है पृथ्वी, और उसके घटकों के बारे में जानकारी, अनुसंधान या विवरण देना ही क्या है भैया? ज्योग्राफी। मतलब ये ज्योग्राफी जो आज हम पढ़ रहे हैं वो मध्यकालीन अवधारणा ना होकर कैसी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा है। परंतु प्राचीन काल में भी ज्योग्राफी था, परंतु पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो हमारे समाज का ही एक अंग था। परंतु अब हमको इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। अब समझ आया कि क्यों इतनी सारी कहानी, इतनी सारी मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने बताए हैं। ठीक है, क्या आप सभी तक बात पहुंच पाई? क्या आपको मामला समझ पाया? जल्दी से मैसेज करके बताइए, ताकि फिर इसके आगे का इंप्लीकेशंस आपको बताता हूं। कि कभी भी कोई दोस्त, हर सिक्के का आपने बचपन से दादा दादी सुना होगा, दादा दादी जी बोलते हैं कि बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, दोनों को देखना चाहिए। अभी तो अपन ने आधुनिक काल के किसको देख लिया? अच्छे पहलू को, कि भैया यहाँ पर पृथ्वी को तो मतलब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल तर्क की बात हो रही है, विज्ञान की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। परंतु क्या इसका नेगेटिव पहलू भी है जो किस पर प्रभाव डाल रहा होगा नकारात्मक रूप से? पृथ्वी पर। तो आंसर आता है हाँ है भैया, बिल्कुल है। वो क्या है समझने के लिए जल्दी से मैसेज करके बताओ कि क्या आपको इतना मामला समझ में आया। नेगेटिव पहलू क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग नेगेटिव पहलू, समझना बात को। यह है आधुनिक काल। आधुनिक काल ने दो चीजों को जगह दी। वो दो चीज कौन कौन सी थी? एक तो था मानववाद और एक था विज्ञानवाद। कौन सा वाद? मानववाद और विज्ञानवाद। अब एक काम समझना कि यहां पर जो वाद लिखा है ना, वाद का मतलब होता है अवधारणा या कई सारे विचारों का समूह को अपन बोलते हैं अवधारणा, विचारवाद। आपने सुना होगा मार्क्सवाद, जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद। वाद मतलब एक पर्टिकुलर विचार के बारे में कुछ लोग संगठित होकर जो सोच विचार व्यक्त करेंगे, विचारधारा व्यक्त करेंगे, उसके पीछे लगता है वाद। ठीक है, मनुवाद ऐसे तो वो करते हैं ना, जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, कन्हैया कुमार मनुवाद को नारा, मनुवाद के खिलाफ मनुवाद। तो सब वाद का मतलब होता है अवधारणा। चलिए रिपीट करता हूं बात को। मानववाद का मतलब होता है कि एक ऐसी अवधारणा जिसके केंद्र में अब कौन आ गया होगा भैया? मानव केंद्र में आ गया होगा। मानव केंद्र में आ गया होगा का मतलब क्या? मानव केंद्र में आ गया होगा मतलब मानव के इच्छा केंद्र में आ गई, मानव की जरूरतें केंद्र में आ गई, मानव की आवश्यकता केंद्र में आ गई। अब मानव स्वतंत्र है, मानव कुछ भी सोच सकता है। तो आप सोचोगे कि सर ये मानववाद पहले भी तो होगा ना, पहले एकदम से क्या पहले केंद्र में नहीं था क्या, पहले साइड में था? हाँ भैया, धर्मतंत्र के बारे में चर्चा करो। प्रामध्य काल में जहां पर धर्मतंत्र का प्रभाव होता है वो क्या होता है? तुम सर्वोपरि नहीं हो, जो काम हो रहा है ईश्वर करवा रहा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, सारी चीज पहले से लिखी हुई है, ये कुछ नहीं कर सकता है। मतलब अब सारे लोग सोच लेंगे यार हमको कुछ करना नहीं है, हमारी पहली नियति लिखी हुई है, हमारे पंडित जी ने बता दिया हम नालायक निकलेंगे, हम क्या पढ़ाई करें? आईएएस बनने की कर ली, किसी ने पंडित जी ने दिखाई नहीं है तो बोला तो नालायक निकलेगा, तो क्या पढ़ाई करो? पढ़ाई करोगे तो भी नालायक बनना है, नहीं करोगे? अरे तुम नालायक इसीलिए क्योंकि तुम उनकी बात मान रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि
कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। अरे कर्म पर विश्वास करो, हाथ की क्या रेखा वेखा में क्या रखा है, मतलब वो तो चेंज होती रहती है, कर देना, चेंज कर देना। तो इस तंत्र में भैया स्वतंत्र नहीं था मानव धर्म तंत्र में, परंतु एक ऐसी अवधारणा जहां पर मानव स्वतंत्र हो जाए, मानव खुद कुछ भी सोचने लगे, वो है मानववाद। अब मानववाद के कारण मानव सोचने लगा, क्या सोचने लगा, मेरे को भैया हवा में उड़ना है। आप लोगों ने बचपन में सोचा होगा कि मेरे को हवा में जाना भी है, घूमना है, मेरे को हवा में उड़ना है, पंछी फिरू उड़ती फिरू मस्त गगन में। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो भैया सब उड़ने लग गए, आप भी उड़ रहे हो, मैं भी उड़ रहा हूं, मेरा मन कर रहा है, सपने में उड़ रहे हैं, परंतु क्या काय से उड़ेंगे? क्या अपन क्या आयरन का सूट थोड़ा ना पहना अपने पास, की भगवान ने पंख भी नहीं दिया अपने को। परंतु मानववाद के कारण कुछ विनाश नहीं हुआ, परंतु मानववाद के साथ साथ आधुनिक युग में विकास हुआ किसका? विज्ञानवाद का। मतलब एक ऐसी अवधारणा जिसके केंद्र में कौन है भैया? विज्ञान है, साइंस है। इस साइंस के माध्यम से होते हैं कई सारे अनुसंधान, इस साइंस के माध्यम से बहुत सारे होते हैं क्या? नवाचार। नवाचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? इनोवेशन। क्या बोलते हैं? इनोवेशन। नए नए इनोवेशन होने लगे, और इनोवेशन से बनती है नई नई मशीनें, और इन्हीं मशीनों में से एक ने बना दिया एरोप्लेन, हवाई जहाज। अभी जो व्यक्ति, जो यहां पर बंदा चाह रहा था कि मैं हवा में उड़ूं, मस्त फिरूं उड़ती गगन में, परंतु उसकी बात फिक्स नहीं थी, उसकी बात सिद्ध नहीं हो पा रही थी, परंतु इन विज्ञानवाद की मशीनों ने उस बात को क्या कर दिया? परिपूर्ण कर दिया। अभी आदमी क्या कर रहा है? हवाई जहाज में बैठ रहा है और वायुमंडल में जा रहा है। परंतु ये तो अच्छी बात है ना सर, कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट है? नेगेटिव एस्पेक्ट तो अच्छी बात है, आप भी हवाई जहाज में घूम, हम भी हवाई में, सभी लोग विकसित हो रहे हैं, परंतु समझना बात को। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ये है भैया वायुमंडल। वायुमंडल मतलब और कुछ नहीं होता, आराम से अपन पढ़ेंगे। वायुमंडल मतलब क्या? अभी मान के चलो बहुत सारी गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। और ये गैसें अपने सही अनुपात में होती हैं। मतलब अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का अगर 78% होगा तो नाइट्रोजन 78% मात्रा में होगी, और ऑक्सीजन अगर है तो वो 21% ही होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 0.03% ही होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 से बढ़कर 10% हो जाए या इससे कम होकर बिल्कुल 0 हो जाए तो दोनों में परेशानी वाली बात है। अभी तक तो सारा मामला वायुमंडल क्या है? संतुलित अवस्था में पाया जा रहा है, इसको कोई परेशानी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि किसी मानव ने हस्तक्षेप नहीं करा। परंतु अभी अपन ने बना दिया ना हवाई जहाज। ये हवाई जहाज, ये कैसा हवाई जहाज बनाया मैंने? हवाई जहाज। अरे मान लो कि हाँ है, चील का हुआ जो भी लग रहा है, यहां पर देता हूं मैं हवाई जहाज, एरोप्लेन। एरोप्लेन। अब ये हवाई जहाज कहां पर गया भैया? वायुमंडल में इसने भ्रमण करा। हवाई जहाज हवा में, पानी से तो चलता नहीं है, ईंधन से चलता है। ईंधन मतलब फ्यूल। फ्यूल, अगर किसी भी फ्यूल को आप जलाओगे जो फॉसिल फ्यूल होता है, तो उससे कई सारी क्या होती हैं? विषाक्त गैसें निकलती हैं। विषाक्त गैसें में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर होगा, नाइट्रोजन के तत्व होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ये सारे के सारे तत्व अब जाकर कहां पर मिल जाएंगे भैया? इसके द्वारा, इस हवाई जहाज के द्वारा इस वायुमंडल में मिल जाएंगे। वायुमंडल जो अभी तक पूरी मात्रा में संतुलित था, कोई परेशानी नहीं आ रही थी, धूमधाम से मामला हो रहा था, परंतु ये जो संतुलन था अब ये बिगाड़ेगा कौन? ये मानव का विकास रूपी धड़ल्ला, कि भैया हवाई जहाज से चले, और हमने किसको असंतुलित कर दिया? वायुमंडल को असंतुलन ये ला दिया। ठीक है। अभी पहले के समय पर इस वायुमंडल से हो रही थी वर्षा, धूमधाम से वर्षा। वायुमंडल से होती है ना, वायुमंडल में होते हैं बादल, और बादल से होती है वर्षा। वर्षा काय की होती है? H2O की, जिसमें श्रद्धा कपूर बागी फर्स्ट मूवी में छम 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 करते नाचती है। परंतु अब क्या नाच पाएगी? कैसे? क्योंकि जैसे ही आपके अंदर में वायुमंडल के बादलों में अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाकर जमा कर दोगे, तो इन दोनों के कारण पे जिसका निर्माण होता है, जो ये वर्षा करती है, उस वर्षा को बोलते हैं कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। क्योंकि ये हाइड्रोजन H2O के साथ क्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड फलाना H2SO4 का निर्माण कर लेगी, HNO3 का निर्माण कर लेगी, नाइट्रिक एसिड का। मतलब अब जो वर्षा होगी वो कौन सी वर्षा होगी भैया? अम्ल की वर्षा होगी। और आपको पता है अम्ल मतलब एसिड। एसिड आपके ऊपर गिराया जाए तो आपको, आपका स्किन को फायदा हो कि नुकसान होगा? ऑफकोर्स नुकसान होगा। तो श्रद्धा कपूर जो पहले छम छम करते नाच रही थी, अब वो क्या इस वाले समय पर नाचेगी? नहीं नाचेगी। आप भी बाहर नहीं निकल पाओगे, और जो भी निकलेगा जंतु जानवर मरेंगे, मानव समुदाय को नुकसान होगा, और किसको भी नुकसान होगा? पौधे वनस्पति को भी नुकसान होगा।
मतलब जहां आधुनिक काल ने पृथ्वी को जगह दी, परंतु उसी जगह देने के चक्कर में उसका दोहन होने लगा, और दोहन होने लगा तो दोहन से हुआ असंतुलन, और यही असंतुलन कारण बनता है किसका? प्रदूषण का। वापस रिपीट कर रहा हूं यहां पर, इसी क्रोनोलॉजी को समझना कि भैया जैसे ही आधुनिक काल ने जगह दी, आधुनिक काल में जगह देने के बाद में होने लगा प्रकृति का क्या? धूमधाम मात्रा से दोहन। दोहन से होता है असंतुलन आता है। क्या आता है? असंतुलन या डिसबैलेंस आता है, और यही असंतुलन क्या कर देता है भैया? प्रदूषण। क्योंकि बचपन में आपने प्रदूषण की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी भी घटक में, प्राकृतिक घटक में, जल, वायु, मृदा, किसी भी घटक में अवांछनीय परिवर्तन को क्या बोलते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण कब आएगा? जब हम इसका अनावश्यक रूप से धूमधाम मात्रा से दोहन करेंगे, असंतुलन के कारण, प्रदूषण के कारण, और इसका अंतिम परिणाम हो जाएगा जब प्रदूषण की मात्रा, ये सारी चीज अत्यंत लेवल पर जाएगी, तो यही चीज क्या बन जाएगी? आपदा, या बन जाएगी डिजास्टर। और यही एक टॉपिक भी आपके सिलेबस में, आपके एमपीपीएससी में, आपके यूपीएससी में, कि भैया आप आपदा बताओ, फलानी आपदा बताओ, आपदा क्यों आती है, आपदा को कम कैसे कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? कहां से स्टार्ट करा था? अभी लग रहा था कि सर हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, कि मतलब हिस्ट्री से संबंध क्या है, ज्योग्राफी का क्या, भूगोल का संबंध है। अब समझ में आया? प्राचीन काल में ठीक ठीक मामला था, कोई आपदा नहीं, कोई असंतुलन नहीं, फलाना मामला नहीं। मध्यकाल में तो सो गए थे भैया, आपको दोहन कर रहे हैं मगर वो नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। परंतु आधुनिक काल में अस्तित्व को माना, फायदा हुआ, परंतु पढ़ना चालू करा। इसके बाद में टोलेमी, न्यूटन, फलाने, अलग अलग गैलीलियो, अलग अलग प्रकार के लोग निकल के आए जिन्होंने पृथ्वी की व्याख्या करी, पृथ्वी के बारे में या सभी के बारे में नियम प्रतिपादित करे, परंतु अंततः परिणाम यहाँ पर आ रहा है। इसलिए एक शायर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, विकास और दो अलग अलग पहलू हैं। अब आपकी इसमें विचारधारा दो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मैं आपकी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं वो विकास है, कि आज हम जो कर रहे हैं विनाश है। क्योंकि अगर ये लगातार मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा ही तरह का मात्रा में संतुलन आते रहा कि जो जिस समय पर ये मई के महीने में इतनी गर्मी तो नहीं पड़ना चाहिए, परंतु इतनी गर्मी काहे पड़ रही है भैया? तो इसका कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और ये जलवायु परिवर्तन को और नहीं कर रहा, हम ही कर रहे हैं, हम ही करना है, और नुकसान भी किसको होगा? हम ही को होगा। समझ पा रहे बात को? तो एक शायर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करूंगा मैं कि ये जो बड़ी सुंदर नजर आ रहे हैं, वाह वाह तो कर दो, वाह वाह, ये जो बड़ी सुंदर नजारा नहीं, ये जो मतलब क्या, और किसी का मत सोचना, ये जो बड़ी सुंदर नजारा है मतलब विकास, जिसको हम बोल रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम उद्योग लगा रहे हैं, हम हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, फलाने मोड़ रहे हैं, ये जो बड़ी सुंदर नजर आ रही है विकास की राहें, ये राहें तबाही की तरफ ले जा रही हैं, विनाश की तरफ ले जा रही हैं। अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ जाएगा, तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं पर्वतों पर या कहां पर, ध्रुवों की क्षेत्रों में, वो सारे के सारे पिघल जाएंगे, और वो पिघल जाएंगे तो पिघलने के बाद में कहां पर आएंगे? पानी के रूप में समुद्र में आएंगे। समझना, इस क्रोनोलॉजी को भी समझ लो ताकि दिमाग में आपके हमेशा के लिए बना रहे। अगर मैं बोलूंगा ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ जाएगी, समझना इस कॉन्सेप्ट को सारे लोग, अगर ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु, अगर विश्व का तापमान, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व का तापमान बढ़ना, अगर विश्व का तापमान बढ़ जाएगा तो जितनी भी ग्लेशियर्स हैं, क्या चीज है? ग्लेशियर्स हैं या हिम की चादर या हिम नद है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। और पिघल जाने के बाद में, ये पिघल जाएंगी तो पिघलने के बाद में जो पानी आएगा वो कहां पर आएगा? समुद्र में। तो समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा समुद्र का जल स्तर। और समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ जाएगा तो जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं या तटीय क्षेत्र है, जैसे कि कई सारे तटीय क्या है, शहर है, आपका मुंबई, आपका कोची वाला, आपके कलकत्ता वाला हिस्सा, ये सारे के सारे जितने भी शहर हैं वो क्या हो जाएंगे? ये सब के सब डूब जाएंगे। अगर ये सब के सब डूब जाएंगे तो ये कहां जाएंगे? तो मतलब मर जाएंगे। तो समाज को किसको नुकसान हुआ? मानव समाज को, यहां पर रहने वाले जंतुओं को, यहां पर रहने वाले पादप को। काम किसने करा? मानव नहीं करा, ये सारा काम मानव नहीं करा। नुकसान कौन कर रहा है? पूरी की पूरी जैविक समुदाय की सभ्यता भुगत रही है। इसलिए बोलते हैं कि एक विकास किया जाए जिसको बोलते हैं सतत विकास। अब ये सतत विकास मतलब क्या होता है?
कैसी चीजें आएंगी, इसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। और अगर इस बारे में, इन सभी अवधारणाओं को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से अगर आपको जानना है तो इसीलिए तो ये नया वाला बैच लाया गया है, और एक नए पैटर्न के साथ में टाइम बाउंड करके कि लगभग 150 दिन में ही चीजें होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल प्रीलिम्स में चीजें काम आएंगी, इसकी कई सारी चीज मेंस में काम आएंगी। अगर सतत विकास को अगर आपको ध्यान, अच्छा मेरे को अभी ध्यान में आया, सतत विकास को आप ध्यान देखो, शायद अभी एमपीपीएससी के मेंस के पेपर में भी मामला निकल के आया है कि सतत विकास मतलब क्या। सतत विकास के बारे में शायद है, आप एक बार मेंस का चेक करना, मेरे को पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है मगर मैंने एक बार देखा था, मेरे को स्टूडेंट दिखाया था सतत विकास। तो यही चीज तो लिखना है कि भैया ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो बड़ा अच्छा कोर्स है, पहले मतलब कुछ नई ऊर्जा, नई तकनीक, नई टीम के साथ में लाया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन करिएगा। एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि क्या ये वाला क्वेश्चन, ये जो पोर्शन था भूगोल की अवधारणा वाला, वो करेक्ट हो गया। क्योंकि आज मैं अपना इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म कर दूंगा, कल से अपना क्या होगा, मेन टॉपिक जो होते हैं अक्षांश, देशांतर, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तो समझ विकसित हो पाई कि नहीं हो पाई, अगर आपकी चेतना में उत्कर्ष नहीं आ रहा, अगर आपकी समझ ज्योग्राफी जैसे विषय को समझ नहीं हो रही है, तो फिर क्या पढ़ने से मतलब है, रटने से कोई मतलब नहीं होता भाई। और आगे बढ़ाने के साथ में ही एक नया टॉपिक, एक जो आज इंट्रोडक्शन का लास्ट जिसको अपन बोल सकते हैं, ताकि कल से अपन नई चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, वो ये है भूगोल का परिचय। भूगोल का परिचय, परिचय के बाद में अपन ने अवधारणा को समझा, अवधारणा को समझने के बाद में अपन अब बात करेंगे भूगोल के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सारे लोग अपनी सीट बेल्ट वापस बांध लीजिए ताकि अपन प्रकारों की बात करेंगे। तो हेडिंग यहां पर वापस, भूगोल के प्रकार। चलिए कहानी स्टार्ट, टाइम अभी बचा हुआ है शायद, वापस थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर कर पाऊं। एक त्रिभुज बनाता हूं, इस त्रिभुज के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि 3 प्रकार के भूगोल हैं। एक भूगोल का नाम है प्राकृतिक भूगोल। अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठना रे, प्रवचन में सुनना कि सर आएंगे, बाबा जी आएंगे, सर नहीं बाबा जी आएंगे, 1 से 2 ज्योग्राफी के प्रवचन देंगे और प्रवचन सुन के हम क्या बोलेंगे, सीताराम और सत्यनारायण की जय बोल के कि चले जाएंगे। तो ये बना लेना, चीजें कर लेना ताकि आपको बाद में कौन सा समझ में आए। एक भूगोल है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा भूगोल है आर्थिक भूगोल, और 3rd नंबर पे जो भूगोल आपके सामने निकल के आता है वो कौन सा भूगोल है, सामाजिक भूगोल। कौन सा भूगोल है भैया, सामाजिक भूगोल। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर ये भूगोलों के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है, मगर 3 भाग किस आधार पे बांटे गए हैं। मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से दिमाग लगाइएगा सारे लोग। शब्द है भूगोल का सबसे प्रमुख प्रकार है प्राकृतिक भूगोल। प्राकृतिक भूगोल में एक शब्द छिपा हुआ है, देखो यहां पर प्राकृतिक में शब्द छिपा हुआ है प्रकृति। क्या शब्द छिपा हुआ है, प्रकृति, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में नेचर। नेचर मतलब किसी व्यक्ति का नेचर भी होता है कि यार ये झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति है, गुस्से वाला प्रकृति का है, ये बहुत प्यारा आदमी है, ये तो सीधा साधा है। तो उस प्रकृति की बात नहीं करें, अपन बात करें नेचर का। नेचर मतलब क्या, ऐसी चीज जो कि भैया मानव ने नहीं बनाई, शब्द को समझना, ऐसी सारी की सारी चीज जो मानव के द्वारा नहीं बनाई गई है, जिनका संबंध मानव द्वारा निर्मित में नहीं आएगा, उनको बोलते हैं प्राकृतिक चीजें, प्रकृति द्वारा चीजें। तो भैया पहली बात क्या, पर्वत पठार मैदान, पर्वत पठार और मैदान मानव ने बनाए कि आप में से कोई बोल रहा है कि अंजलि बोल रही है, विधि बोल रही है, या अभिषेक बोल रहा है कि मैंने सर हिमालय पर्वत को तो मैंने ही बनाया है, मतलब मैं बना रहा हूं, क्या कर रहे हो, हिमालय पर्वत को बना रहा हूं, कि नहीं नीलगिरी को बना रहा हूं, नहीं पश्चिमी घाट को बना रहा हूं। अब ये नहीं बनाया है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो ये सारे के सारे तत्व किस में आएंगे, प्राकृतिक। इन सभी को बुलाएगा, पर्वत हो, पठार हो, मैदान, उनको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। और क्या हो सकता है इसमें प्राकृतिक में, दूसरा जितना भी जल मंडल में समुद्र हो, नदियां हो, या साथ ही साथ मात्रा में पाई जाने वाली झील हो, मतलब ओशियंस हो, रिवर्स हो और लेक्स हो, ये क्या मानव ने बनाई कि नहीं मैंने भी समुद्र बना रहा हूं, मैं अभी जाकर आता हूं, एक रो रो के मेरे को इतना दुख हो गया, मेरे को इतना दुख हो गया, किसी ने मेरे को छोड़ दिया है, अरे गानों के चक्कर में जाना, बॉलीवुड के चक्कर में जाना कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इतना रोऊंगी कि नदी निकाल दूंगी। अभी कोई सा गाना आया था, जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए, क्या तुम भी रो रो के नदियां भरते हो, अरे बाप रे।
क्या तुकतान मेरे साथ बैठा है, मतलब समुंदर भर दिया रो रो के और नदियां भरते हो, मतलब उनके चक्कर में जाना, ये लोग आशिक लोग हैं, इन ये ज्योग्राफी से आगे चलते उस पर मैं भी माफी मांग लूंगा। तो समुद्र और नदियां या झीलें मानव नहीं बनाता है, ये प्रकृति द्वारा दी गई है, तो इसको प्राकृतिक तत्वों के अंदर में अपन रखेंगे। थर्ड नंबर पे मामला निकल के आएगा आपके सामने पर कि जितने भी जंतु जानवर हैं, शेर, गाय, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सभी के सभी, सारे के सारे, किसी ने बोला कि मैंने शेर बनाया, मैंने गाय बनाई, कि मैंने चूहा बनाया, मैंने सांप बनाया, नागमहाराज को मैंने बनाया, नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। तो जितने भी जंतु समुदाय के लोग हैं वो भी किस में आएंगे, प्रकृति में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में पादप मतलब पौधे, वृक्ष, घास, ये सारे के सारे भी मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। मानव नहीं खेती कर सकता है, मगर कई सारी जगह प्रकृति द्वारा ही पैदा हो रहे हैं, तो ये भी भैया किस में आएंगी, प्राकृतिक में आएंगे। तो कैसे भी आप सोच के देखो, या खनिज संसाधन, एग्जाम्पल के खनिज संसाधन, केजीएफ का आपने अगर अभी वो देखा होगा, लवकुश की पाठशाला का, अच्छा एक चीज ये भी याद रखना कि कौटिल्य एकेडमी के तरफ से कुश सर हम लोगों ने मिलकर लवकुश की पाठशाला स्टार्ट करी है। तो इसमें जो प्रमुख टॉपिक जो करंट अफेयर्स में चल रहे होंगे, इंटरेस्टिंग वे में आपको तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। कुछ एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ से जानकारी जरूरी होगी, कुछ जनरली भी होगी। तो कौटिल्य एकेडमी के द्वारा इनिशिएटिव वाला मामला है। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया था केजीएफ, ये मूवी बड़ी चल रही थी केजीएफ, वो रॉकी भैया की। तो इसमें था सोना क्या निकालने की, सोने की खदान है केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कोलार कर्नाटक में स्थित है। तो जितने भी खनिज हैं, सोना वोना, ये भी क्या केजीएफ रॉकी भैया ने जाकर बनाया, कि गरुड़ा ने बनाया, कि उसकी रवीना टंडन ने बनाया, जिसको रमिका सेन नाम दिया गया, या धीरा ने बनाया, नहीं बनाया नहीं, वो सारे के सारे निकाल रहे। तो फिर बनाया किसने, तो आंसर लगाना प्रकृति ने, मानव ने नहीं बनाया। मतलब कितने बनाया, प्रकृति ने बनाया। अगर प्रकृति ने बनाया तो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, प्राकृतिक में आ रहे हैं। और ये सारे के सारे तत्व जो प्रकृति के हिस्से हैं, इन्हीं से मिलकर बन रहा है कौन सा भूगोल, प्राकृतिक भूगोल। कौन सा भूगोल बन रहा है भैया, प्राकृतिक भूगोल। याद रखिएगा इस बात को, कौन सा भूगोल बन रहा है, प्राकृतिक भूगोल। अब क्वेश्चन निकल के यहां पर ही आता है कि सर ये आर्थिक भूगोल की कहानी क्या है, फिर आर्थिक भूगोल की कहानी क्या। तो शब्द को समझना, अभी तक जो केंद्र में थी, अभी तक प्राकृतिक भूगोल में जो केंद्र में थी वो थी प्रकृति। जिस दिन मानव केंद्र में आ जाएगा, जिस दिन मानव केंद्र में आ जाएगा, तो उस दिन प्रारंभ होगा आर्थिक भूगोल का मामला और सामाजिक भूगोल का मामला। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बात को, कि जब केंद्र में प्रकृति थी तब प्राकृतिक भूगोल था, जब केंद्र में मानव इसको हटाकर आ गया तो सामाजिक और आर्थिक भूगोल सामने निकल के आ गए। आर्थिक मतलब क्या, आर्थिक मतलब आपके सामने आपको पता होगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। प्राथमिक में होती है कृषि, द्वितीयक में लग रहे हैं उद्योग, और थर्ड में लग रहा है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सामान्य रूप से परिवहन मान लो आप, कई सारी चीज आती है, परिवहन या पर्यटन, बहुत सारी चीज आती है। परंतु अगर आपको देखना है कि आर्थिक भूगोल कैसे निकल के आया, तो याद रखना, जैसे ही मानव केंद्र में आया तो मानव के साथ साथ मानव की आवश्यकता केंद्र में आ गई, कि भैया मेरे को लग रही है भूख, मेरे को चाहिए खाना, मेरे को पहनना है अच्छे अच्छे कपड़े, शेर के चमड़े वाले कपड़े पहनना है मेरे को, वो जूते जो है वो मगरमच्छ के चमड़ी वाला चाहिए, मेरे को जूते चाहिए। तो भैया जैसे ही मानव केंद्र में आया तो मानव ने क्या करा, मानव ने इस प्राकृतिक भूगोल के तत्वों को, समझना, इस प्राकृतिक भूगोल के तत्वों को अपने अनुसार क्या करना प्रारंभ कर दिया, परिवर्तित करना। शब्द को समझना, मानव ने जब प्राकृतिक भूगोल के तत्वों को अपने अनुसार जब मॉडिफाइड कर दिया, संशोधित कर दिया, या जिसको सामान्य रूप से बोलोगे परिवर्तित कर दिया, तो जिस भूगोल की अवधारणा सामने निकल गई उसको बोलेंगे आर्थिक भूगोल। उदाहरण के लिए मानव को लगी भूख, तो मानव ने करी क्या, कृषि। परंतु कृषि करने के लिए आवश्यकता होती है जल की, आवश्यकता होती है मृदा की, आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की। क्या ये तीनों की तीनों चीज मानव ने बनाई है कि यहां पर देखो जरा ढूंढो, जल, ये जलमंडल वाली जगह पर देखने मिल जाएगा। ये मृदा, मृदा मतलब पर्वत, पठार, मैदान, इनमें से कहीं पठार और मैदान में देखने मिलेगा। और क्या, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश भैया बोल ही दिया, अजय भी जितने भी तत्व हैं, तारा, पृथ्वी, सारा के सारा, पृथ्वी ने तो अपने अपन ने तो बनाए नहीं, हनुमान जी तो है नहीं अपन की पकड़ लेंगे बना देंगे, तो वो सारा का सारा किस में आ रहा है, प्राकृतिक भूगोल में। इन प्राकृतिक भूगोल की सहायता से मानव ने जो कर्मकांड करना चालू करे हैं उस भूगोल को बोल रहे हैं आर्थिक भूगोल। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक भूगोल था, कृषि वाला क्षेत्र था, ठीक है। दूसरा मामला क्या निकल के आ रहा है,
भैया हमको कपड़े पहनना है, अब हमको खादी नहीं पहनना जो घर में आप बनाते हो ना, गांधी जैसे चरखा चला चला के नहीं पहनना कि गांधी ने चरखा चलाया तो 3 दिन तक चरखा चला रहे हैं और फिर वो एक रुमाल भी नहीं बनना, रुमाल ही बन रहा है। हमको ऐसा नहीं बनना, हमको पहनना रेडीमेड, क्योंकि हमारी क्या अभी बोल रहे ना मानव जैसे केंद्र में आता है, मानववाद आ गया तो मानव की इच्छाएं जागृत हो रही है। मानव धूमधाम से सोच रहा है कि यार मेरे को तो ऐसा ऐसा पहनना है, मेरे को मनीष मल्होत्रा वाले कपड़े पहनना है, मेरे को ये पहनना है। तो भैया खादी नहीं पहनना और रेडीमेड पहनना है तो मशीनों की आवश्यकता होगी, तो उद्योग को लगाना पड़ेगा, उद्योग को लगाना पड़ेगा तो उद्योग लगा दिया, उद्योग लगा दिया तो मतलब क्या बन गया, आर्थिक भूगोल। मगर आर्थिक भूगोल बना कैसे? उद्योग के लिए आवश्यकता क्या चीज की है? किस जगह लगाओगे भैया? मैदानों पर लगाओगे। मैदान कहां पर आते हैं? आपके इस वाले प्राकृतिक भूगोल के क्षेत्र में आता है। और क्या बिजली की आवश्यकता होगी, तो बिजली भी आप कैसे बनाओगे? कोयले से बनाओगे तो खनिज की आवश्यकता, यहां पर खनिज की आवश्यकता होगी। और क्या चीज भैया, जिस जिस उद्योग को लगाया जाता है वहां पर जल की आवश्यकता होती है, तो कहां से जल प्राप्त करोगे? जलमंडल से जल प्राप्त करोगे। कपड़े बनाना है तो कपास की बात करोगे, तो कपास की भी तो खेती करना पड़ेगी। खेती करोगे कहां पर? मृदा में, मैदानों में करोगे, पठारी वाले क्षेत्र में करोगे। मतलब अगर आपको उद्योग भी बनाना है, अच्छा मशीनें निकालना है, तो मशीनों के लिए खनिज, लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो खनिज भी एक तरह का कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से आपने क्या, किस चीज का निर्माण कर लिया? उद्योग का निर्माण कर लिया। जो उद्योग है वो प्राकृतिक भूगोल में नहीं आएगा, वो आएगा आर्थिक भूगोल में, क्योंकि इसको मानव ने बनाया है अपने लिए। आया हो समझ में? एक चीज बस लास्ट करके, एक चीज लास्ट में याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए थर्ड टर्शरी क्षेत्र में आता है, जब आप भी थोड़ी देर बाद में आपको इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन आपको बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो तृतीय क्षेत्र में सामान्य रूप से आता है परिवहन। और परिवहन को जब आप देखते हो तो 3 प्रकार के परिवहन होते हैं भैया। जल परिवहन होता है, जब आप नदी में से जाकर या समुद्र में जाकर निकल जाते हो। क्या होता है? स्थल परिवहन होता है। स्थल परिवहन में मतलब एक सड़क परिवहन आएगा, और रेल बिछा दोगे तो रेल परिवहन आएगा। और थर्ड वाला आ गया कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। मतलब अगर ज्यादा अमीर हो आप तो हेलीकॉप्टर में बैठो, पेरी को तो नीचे रखना है, हेलीकॉप्टर बैठो, एरोप्लेन में बैठो, ठीक है। परंतु इन तीनों परिवहन को करने के लिए भी क्या आपको जल की आवश्यकता पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? और जल अभी थोड़ी देर पहले बताया ये किसका एक क्षेत्र है? प्राकृतिक तत्व है। मतलब अगर प्राकृतिक तत्व जल ना होता तो आप ये परिवहन नहीं कर पाते। परिवहन किसका शब्दावली है? आर्थिक भूगोल के टर्शरी क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की शब्दावली है, ठीक है। स्थल अगर नहीं होता, मैदान नहीं होते, पठार नहीं होते, तो क्या वहां पर सड़क बिछा पाते? क्या वहां पर रेल बिछा पाते? हवा में चलाते क्या? तो भैया परिवहन के लिए ये जरूरी था, मतलब प्राकृतिक तत्व जरूरी है। अगर वायु में भी अगर परिवहन कर रहे हो तो वायुमंडल मतलब वायु, आसमान, आकाश, पृथ्वी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सारे के सारे प्राकृतिक तत्व है। मतलब एक बात समझना कि आर्थिक भूगोल बनाने के लिए भी जिस भूगोल की हमें अनिवार्य रूप से आवश्यकता है वो कौन सा भूगोल है? प्राकृतिक भूगोल। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, खत्म खेल। नरेंद्र बोल रहे हैं, बेस्ट टीचिंग सर जी, अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा इधर पे कि प्राकृतिक भूगोल का मतलब था प्रकृति के तत्व, ऐसे भूगोल जहां पर हम बात करेंगे पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, हम बात करेंगे समुद्र क्या होता है, नदियां क्या होती हैं, अपन बात करेंगे कि खनिज क्या है, उनके फायदे क्या हैं, सारी चीज चर्चा करेंगे। परंतु जब बात आती है आर्थिक भूगोल की, तो इनसे होने वाली कृषि क्या होती है, कृषि के क्या फायदे, कृषि कितने प्रकार की होती है, उद्योग के लिए महत्व करने वाली क्या क्या वस्तु स्थिति होंगी, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, परिवहन क्या होता है, तब अपन आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। और जब फिर सामाजिक, लास्ट शब्द है सामाजिक, इसको 5 मिनट में कंक्लूड करके अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं, और फिर आप प्रवचन से हो जाएंगे फ्री। सामाजिक भूगोल में शब्द निकल के आ रहा है समाज। क्या शब्द निकल के आ रहा है? समाज। इसके लिए एक नया चार्ट लिया जाता है। सामाजिक भूगोल में जो शब्द हिडन है उस शब्द का नाम है समाज। समाज मतलब क्या? जल्दी से आंसर करके बताओ सारे लोग, यूट्यूब वाले भी और एप्लीकेशन वाले। समाज मतलब होता है सामान्य शब्दों में लोगों का समूह। कई सारे जब लोग संगठित होकर रहते हैं, अपने कुछ नियम कानून कायदे बनाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, कहेंगे अपन समाज। मतलब समझना कि लोग, परंतु लोग कहां पर रहना चाहेंगे? जहां पर भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल होंगी या प्रतिकूल होंगी। भौगोलिक परिस्थितियां का मतलब समझते हो? एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश, यहां पर भूकंप नहीं आते। जनरली ये क्षेत्र भूकंप से क्या है? सुरक्षित है। या दक्षिण भारत, जब अपन भूकंप बात करेंगे तो भारत को
5 जोन में बांटा गया है, 5 जोन में भारत को बांटा गया है भूकंप क्षेत्र प्रभावित क्षेत्रों में। और भारत है ना जोन फर्स्ट जोन सेकंड में, तो भारत ये मध्य प्रदेश अपना थर्ड फोर्थ वाले में आता है कि दक्षिण भारत बहुत कम भूकंप आते हैं। कुछ कारण होंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कुछ कारण क्या होंगे बात करेंगे। और एक ऐसी जगह है, मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं यार कि उत्तराखंड का एक ऐसा हिस्सा जहां पर नहीं करके हर 5 दिन में भूकंप आते ही आते हैं, या जापान में भूकंप आते ही आते हैं, जापान के किसी क्षेत्र विशेष में। आपको बोलेंगे कि कहां रहोगे आप, कहां रहना पसंद करोगे, कि ऐसी वाली जगह पर जहां पर भूकंप ज्यादा आ रहे हैं कि जहां पर भूकंप ज्यादा आ रहे हैं कि जहां पर भूकंप की कमी है। ऑफ कोर्स सारे लोग चूज करेंगे कि इस वाली जगह पर जहां पर हम कम से कम जीवन जी तो पाए, हमारा अस्तित्व बन तो पाए, तब वहां पर रहेंगे। तो आप एक बंदा आकर वहां पर इकट्ठा हो गया, मान के चलो ये बंदा, इनका नाम है नरेंद्र। इनको देखिए देखिए कौन आ गए, और भी आ गए, अभिषेक आ गया। इनको देखिए देखिए और आ गए, अंजलि आ गई, विधि आ गई। ऐसे करते 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 क्या बन गया यहाँ पर, ये समाज बन गया। ठीक है, मतलब ये समझना कि समाज को बनने के लिए भी जिस चीज की आवश्यकता पड़ रही थी वो क्या था, भौगोलिक परिस्थितियां थी। मतलब अगर एक जगह ऐसी जगह है जहां पर मरुस्थल पाया जा रहा है, और एक जगह ऐसा है जहां पर मैदान है और पास में ही गंगा नदी पाई जा रही है, तो समाज कहां पर, समाज से ही निकल के सामने आती है बड़ी सी सभ्यता। समाज जब लंबे समय तक बना रहे, लोक समूह जब लंबे समय तक बना रहे, उसका संगठित रूप से मामला बन जाएगा तो उसको बोलते हैं सभ्यता। तो सभ्यता का विकास कहां पर होगा, जहां पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी कि जहां पर परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। तो आंसर निकल के आता है जहां पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी वहां पर लोग रुकेंगे तो लंबे समय तक रुकेंगे, और समाज के बाद में सभ्यता बनेगी। नाम सुना होगा आपने एक सभ्यता का जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता भैया, सिंधु घाटी सभ्यता। नाम के आगे ही लगा है सिंधु घाटी, मतलब ऐसी सभ्यता जो किस नदी किनारे बनी है, सिंधु नदी के किनारे। क्यों, क्योंकि नदियों के माध्यम से आप कई सारे काम कर सकते हो। आप कृषि कर सकते हो, आपको खाने पीने में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको नहाने में परेशानी नहीं आएगी। अगर आप उद्योग लगाओगे तो उद्योग में परेशानी नहीं आएगी। आप नदी के माध्यम से परिवहन कर सकते हो। तो इतने सारे फायदे हैं, तो लोग आके वहां पर रुकने लग गए थे, और रुकने लग गए थे तो हे अर्जुन वहां पर किसका विकास हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो गया। दुनिया में जरा देखो जितनी भी सभ्यता बड़ी बड़ी है, एग्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को भी एक बोलते हैं नील नदी की सभ्यता। मतलब यहां पर भी कहां पर आसपास लोग आके रुके, नील नदी पर। मैंने फिर बोला कि नदियों के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, फायदे होते हैं। जल्दी सारे लोग मैसेज करके बताओ। आज मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर विराम दूंगा कि नदियों के क्या क्या फायदे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ ना कुछ गिनाए थे। नदी के कौन कौन से बहुआयामी लाभ है, फायदे हैं जो मेंस में आपको काम आ सकता है। पॉइंट वाइज सोच के जल्दी से बताओ कि नदी हमको क्या क्या काम कर, क्या क्या फायदे देती है। नदी मानव समुदाय को किस रूप में फायदा देती है, क्वेश्चन मार्क, बताओ जल्दी से। ऐसे ही मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, इराक में है बेबीलोन की सभ्यता, वो भी टिग्रिस यूफ्रेटस नदी के पास में बनी है। चीन की सभ्यता हवांगो नदी की सभ्यता कहलाती है। हवांगो नदी वहां पर है, पीली नदी, उसके पास बनी है, उसके कारण से बनी है। तो मतलब अधिकांश सभ्यताओं का विकास नदी के पास ही क्यों हुआ। नदी ऐसा क्या फायदा दे रही है कि लोग वहां पर आकर झुकते हैं, क्वेश्चन है मेरा। आज के लिए इतना ही बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है जल्दी से। चलिए एक एक करके अभी आप लोग बताते जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था यहां पर कृषि करना संभव हो सकता है, उद्योग लगाना संभव हो सकता है। जहां पर नदी होती है वहां पर पानी पाकर वहां पर वनस्पतियां ज्यादा होती हैं, मतलब वहां पर की जैव विविधता ज्यादा होती है। अगर जैव विविधता ज्यादा होगी तो इन वनस्पतियों का उपयोग काय में भी कर पाओगे आप, औषधि में भी कर पाओगे आप, जिसके माध्यम से आपको फिर डॉक्टर नहीं खेलना पड़ेगा, खुद ही औषधि ले लो। और क्या भैया, जहां पर नदी होगी वहां की मृदा क्या होगी, बहुत ज्यादा काम की होगी। तो यही वापस वाला मामला कि कृषि के लिए आप धूमधाम से काम कर सकते हो। कृषि है तो भैया कृषि से खाद्यान्न का उत्पादन होगा, तो आप अपना भी पेट भरोगे, अपने परिवार वालों का भी पेट भरोगे, और बाकी दुनियादारी का भी पेट भरोगे। उद्योग में पानी की आवश्यकता तो होती है, परंतु परिवहन के समय पर बचपन से आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी जब अपनी प्रेमिका से मिलने गए थे तो वो बिल्कुल आंधी तूफान आ रहा था, फिर भी नाव में बैठ के निकल लिए। तो नाव में बैठ कर निकले तो मतलब जल का किसकी रूप में कर सकते हैं अपन प्रयोग, मांगी। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा, राम जी जाते हैं केवट के पास, बोलते हैं
मांगी नाव ना केवट आना, कहूं तुम्हारे भरम में जाना। मतलब इसका मतलब है कि नाव का प्रयोग या नदी का प्रयोग आप किसके रूप में भी कर सकते हो, परिवहन के रूप में भी कर सकते हो। आया होना समझ में। नदी के ऊपर आप कई सारे क्या कर सकते हो, बांध बनाकर आप इससे क्या निर्माण कर सकते हो, बिजली का निर्माण कर सकते हो। और अगर आपने बिजली का निर्माण करा तो इस बिजली को, इस प्रोजेक्ट को अपन बोलते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो भैया वैश्विक लेवल पे कोयले के बाद में हाइड्रो प्रोजेक्ट का धूमधाम से उपयोग कर रहा है। सरदार सरोवर अभी बनाया गया नर्मदा नदी पर। अगर आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मगर सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाया गया है, जिनको अपन लौह पुरुष कहते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात की जगह पर, और गुजरात में ये बांध बना है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा था। समझ पा रहे हो बात को। तो इतने सारे बहुआयामी फायदे थे जो कि नदी दे रही है। अगर नदी फायदा दे रही है तो यहाँ पर लोग आकर इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पर समाज सभ्यता बनेगी। इसलिए जो नया निर्माण होगा, जिस चीज का विकास होगा यहाँ पर, उसको क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अपने सामने पर बोलेंगे सामाजिक भूगोल का निर्माण हो गया। आगे हमारे समझ में। चलिए बात को आज विराम वाली जगह पर पहुंचाते हैं। आज अपन ने बात करी, जल्दी से रिवीजन कर लेगा। आज अपन ने बात करी भूगोल की अवधारणा के बारे में कि भूगोल का क्या लेना देना है इन सभी कालों से। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि आधुनिक युग में जो नेगेटिव इंपैक्ट डाले गए थे वो नेगेटिव इंपैक्ट क्या थे, और यहाँ नेगेटिव इंपैक्ट अपन को आपदा तक कैसे पहुंचा रहे हैं, इस आपदा तक कैसे पहुंचा रहे हैं, इस बात को भी अपन ने जाना। और आपदा को हल करने के लिए, इस प्रदूषण को हल करने के लिए हम जलवायु परिवर्तन जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील कर रहे हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कर रहे हैं। अब वो क्या चीज होती है जरा देखिएगा। अच्छा, आपने कृषि लिखा था अंजलि में, मेरे को खांसी दिख रहा था कि खांसी के लिए फेमस है, तो मैंने कहा कि खांसी कैसे नदी से, मैं भी समझ नहीं पाया था। कोई बात नहीं। फिर अपन ने बात करी थी सतत विकास और इन सभी अवधारणा के बारे में। फिर अपन ने बात करते हैं भूगोल के प्रकार के बारे में। 3 प्रकार के प्रकार हैं। प्राकृतिक भूगोल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जब अपन इसको अपन अपने लिए यूज करेंगे तो आर्थिक भूगोल हो जाएगा। जब इससे लोग समाज बन, नगर बस्ती गांव शहर बन जाएंगे तो सामाजिक भूगोल, जनजातियां इसमें जाएंगी। एक और होता है सांस्कृतिक भूगोल, मतलब जब इन सभी का उद्देश्य, इन सभी का लगाव संस्कृति से हो जाए, हमारे कल्चर से हो जाए, तो उसको सांस्कृतिक भूगोल कहते हैं। कल की क्लास में आपको सांस्कृतिक भूगोल का टाइम मिलेगा तो 2-3 मिनट में समझा दूंगा। उसके बाद में कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर को धूमधाम से पढ़ेंगे। क्या होता है, अक्षांश रेखाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या फायदे होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अक्षांश में कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री, इनका क्या प्रभाव है, जलवायु का संबंध अक्षांश रेखाओं से कैसे है, क्या जलवायु के निर्धारण में उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय क्षेत्र की जलवायु, क्या इसका संबंध अक्षांश रेखाओं से है, भारत में भी अक्षांश रेखा होगी क्या, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सारे लोग जुड़े रहे कौटिल्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद, अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलके। और एक चीज बस लास्ट में बोल रहा हूं कि अगर आप लोग को वापस ये इसी तीव्रता से और इसी तत्परता से अगर तैयारी करना है तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरी गारंटी पे, कि वही ऊर्जा और नई ऊर्जा, नई टीम, नए जोश के साथ में नया बैच लॉन्च हुआ है। तो बहुत कम समय, 150 दिन के आसपास में वो चीजें करेंगे और बहुत शानदार शानदार फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मटेरियल भी आपको मिलेगा। एग्जांपल के लिए जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है, तो शाम तक आपका जो एप्लीकेशन है, कौटिल्य एकेडमी का एप्लीकेशन है, इसमें भूगोल का परिचय का, भूगोल के महत्व का और भूगोल के प्रकारों का आपको क्या मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप जाओ, उसको प्रिंट करवा के निकलवा लो, निकलवा के एक बार रिविजन कर लो, धूमधाम से, कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे अक्षांश रेखाओं के बारे में जब बात करेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, धूमधाम से पढ़ाई कर लो। कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से अभी मैसेज करके पूछ सकते हैं, या पर्सनली भी बाद में जब आप अटैच होंगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है कि तैयारी कैसे करें, चीजें कैसे करें, सारी चीज मिल जाएगा। और मात्र 10,000 रुपए में, 10,000 रुपए मतलब बाकी जगह पर आप जाओगे ऑफलाइन में जाओगे तो लाखों पैसे देना पड़ते हैं। 10,000 रुपए तो मतलब आप क्या ही कर, मतलब कपड़े खरीदने में लगा देते हो, शादी की शॉपिंग करने में। तो ये 150 दिन हमको बहुत फायदा होने वाला है और चीजें मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि फायदा होगा। तो जल्दी से एडमिशन लेना, जितना लेट करोगे नुकसान आपका है। और कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं, देख लो भैया, ले लेना फिर जल्दी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वेट करेगा, इसके बाद में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो नमस्कार, जय हिंद भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।